हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास को पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम समझेंगे संसाधन क्या हुआ है एवं इसका विकास किन किन रूपों से हुआ है। इस चैप्टर में दो भागों में, ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है, पहला संसाधन और दूसरी मृदा। हम इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में संसाधनों को कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में मृदा को। चलिए हम इस पार्ट में संसाधन को पढ़ते हैं, संसाधन क्या होता है और इनका विकास किन किन रूपों से हुआ है। अगर हम संसाधन की परिभाषा देखें तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग किसी न किसी रूप से हमारे द्वारा की जाती है, वो संसाधन कहलाता है। जैसे मृदा, हवा, जल, धरती, सूर्य का प्रकाश, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मानव। मानव एक खुद संसाधन है। ये सभी संसाधन के प्रकार हैं। चलिए हम अब देखते हैं संसाधन की उत्पत्ति हुआ है किन किन रूपों से। अगर हम संसाधन की उत्पत्ति की अगर बात करें, संसाधन उत्पत्ति जैव और अजैव हुआ है। जैव अजैव, जिसमें जीवन संभव है वो जैव, और जिसमें जीवन संभव नहीं है वो अजैव। साम्यता के आधार पर नवीकरण योग और नवीकरण, हम इन सभी को एक एक टॉपिक करके हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, और जैसे कि विकास के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार एवं संचित कोष है। इन सभी को हम लोग एक एक करके आगे के भाग में पढ़ेंगे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए संसाधनों के प्रकार। पहला तो उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में जो संसाधन का जो उत्पन्न हुआ है वो किन किन आधार पे हुआ है। पहला तो जैव हो जाता है, दूसरा अजैव। यानी जैव का मतलब वे संसाधन होते हैं जिनमें क्या है, जीवन संभव है। वे संसाधन जिसमें क्या है, जीवन संभव है, वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीव, पशुधन, ये सभी क्या है, जैव संसाधन है। और दूसरा अजैव में, जिसमें जीवन है ही नहीं, जो निर्जीव है, जैसे निर्जीव वस्तुएं हैं, वे सभी क्या अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे आप समाप्यता के आधार पर, समाप्यता कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी संसाधन है उसका हम किन तरकीब मतलब कितने लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हम समाप्यता के आधार पर कहते हैं। जैसे समाप्यता के आधार पर है, जैसे नवीकरण है और दूसरा क्या अनवीकरण है। नवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा उसको पुनः निर्माण कर सकते हैं, फिर पुनः उसका नवीकृत कर सकते हैं। वो नवीकरण संसाधन या फिर नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल, वन एवं वन जीव। अगर इनका एक बार उपयोग अगर होता है तो इनका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, वे तुम्हारा नवीकरण संसाधन कहलाता है। कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे जल का एक बार उपयोग हुआ तो उसी जल को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल से बर्फ़ बना, बर्फ़ से क्या होगा, फिर जल बन जाएगा, फिर जल बन जाएगा। जैसे सौर ऊर्जा से विद्युत बना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि वे संसाधन जिसको हम बार बार कई बार उपयोग कर सकते हैं वे नवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब वे संसाधन जिसको हम पुनः चक्रण किया जा सकता है। पुनः चक्रण का मतलब ये है कि अगर जैसे कागज़, एक ही कागज़ का उदाहरण देते हैं। एक कागज़ है, कागज़ को हम गला दिए, वो क्या हुआ, कागज़ खत्म हो गया। अब फिर उसको हम क्या करें, पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के हम क्या, नवीकरण संसाधन को भी अगर एक बार उपयोग हो गया तो उसको न किसी रूप से हम उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, वो नवीकरण संसाधन कहलाता है। अब अनवीकरण की अगर बात करें तो अनवीकरण संसाधन इन संसाधनों का विकास लंबे भू अंतराल के दौरान होता है। लंबे भू अंतराल के दौरान कहने का मतलब ये है, जैसे कि आज झारखंड में कोयला है। ये कोयला ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में या फिर 1 साल, 2 साल या 5 साल में इसका निर्माण हुआ है। ये लाखों वर्षों के अंतराल जमीन में दबने के कारण से हुआ है, ठीक है। ना जाने लाखों वर्षों पहले कभी पृथ्वी में भूकंप आया होगा, किसी न किसी रूप से यहाँ पे बड़ा जंगल होगा, ये जंगल पृथ्वी के अंदर चला गया। इसके बाद धीरे धीरे वाइट टेम्परेचर, इसके ऊपर मृदा का लेयर चढ़ते गया, तब जाके ये क्या हुआ, मतलब बहुत हीट की वजह से क्या हुआ, कोयला का निर्माण। अगर कोयला आज ख़त्म हो जाता है तो आने वाला भविष्य में कोयले का आने वाले भविष्य में कोयले ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी क्या अनवीकरण संसाधन, यानी वे संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने पर उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसका दोबारा प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे खनिज में बताया, जैसे कोयला है, अयस्क है, ठीक है। जैसे जीवाश्म ईंधन,
संसाधन जैसे पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है, और नवीकरण संसाधन है। इनको इनके बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें तो स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे मतलब यह है कि मतलब वे संसाधन जिसका जो व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, यानी व्यक्ति का अधिकार पे किन किन संसाधनों को, मतलब व्यक्ति का अधिकार पे संसाधनों को किन किन भागों में बांटा गया। पहला तो व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने मतलब यह है कि व्यक्ति के पास जो अपना है, व्यक्ति के पास जो अपना संसाधन, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। जैसे किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि, यानी सरकार जो किसानों को दिया है भूमि, वो भूमि जैसे वैसे सरकार को चुकाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लोग भूखंड घरों जायदाद के मालिक होते हैं, ये व्यक्तिगत संसाधन निकलते हैं। जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुओं, ये सभी क्या उस व्यक्ति का व्यक्तिगत संसाधन है। ये सामुदायिक भी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने से, यानी अपने से बनाया है, वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे बाग है, बाग का निर्माण अपने से करता है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। ऐसा भी होता है कि जैसे पार्क है, ये क्या है, बाग का एक बड़ा रूप है जो क्या होता है, सभी लोगों के लिए बनाता है, वो क्या होता है, सामुदायिक होता है। लेकिन ये क्या है, व्यक्तिगत मतलब क्या, जो व्यक्ति अपने लिए बनाया है, यानी अपने से बनाया है, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसपे क्या होता है, का पूरे समुदाय का क्या होता है, उसमें अधिकार होता है, वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे चारण भूमि, जहाँ पे मवेशियों का चराया जाता है। जैसे शमशान भूमि, जहाँ पे इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे तालाब, ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, इन सभी में किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। इनमें क्या होता है, सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है। इन सभी का मतलब सभी व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। जबकि वही व्यक्तिगत संसाधन में, इसमें किसी एक व्यक्ति का संसाधन, मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, इसमें पूरे समाज का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, चारा भूमि, शमशान भूमि, तालाब, इन सब में क्या होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसका कोई भी समान अधिकार से उपयोग कर सकता है। ये सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र संसाधन। राष्ट्र संसाधन का मतलब ये होता है कि भारत के सीमा के अंदर, भारत के सीमा के अंदर, ठीक है, जितने भी संसाधन हैं सारे के सारे राष्ट्र संसाधन कहलाते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामुदायिक हो, या फिर सरकार का खुद हो, सारा का सारा राष्ट्र संसाधन कहलाता है। जैसे यहाँ देखते हैं, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, देश की देश की सरकार को कानून अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता से हित में अग्रहित कर सकती है। जिसको देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत संसाधन वाले खेतों में बनी होती है। समझ में आया ना? जिसमें सड़कें हैं, रेल हैं, एवं जो भी सरकारी कार्यों का प्रतिपादन किया जाता है, वे सभी कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत संसाधन पर होते हैं। ठीक है, ये सरकार का अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधन का भी हनन करके हम उसमें मतलब किसी न किसी नहरें, सड़कें, रेल लाइन, इन सभी को बना सकते हैं। जैसे कि आप सारे खनिज, जैसे व्यक्तिगत संसाधन के राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत जितने भी भारत में खनिज है, ये सभी क्या राष्ट्र संसाधन है। जल संसाधन भी क्या राष्ट्र संसाधन है। वन्यजीव राजनीतिक सीमाएं के अंदर सारी, यानी 12 समुद्री मील, यानी 22.2 किलोमीटर के अंदर, यानी समुद्र सीमा से, यानी यानी समुद्र के तट सीमा से लगभग 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में जितने भी पाए जाते हैं। देखिए, एक तो देश की सीमा के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, ये राष्ट्र संसाधन तो होते ही है, लेकिन इसके अलावे समुद्र तट के 12 समुद्री मील, यानी 22.2 किलोमीटर की दूरी के परे, ठीक है, 22.2 किलोमीटर दूरी के परे जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, सारा का सारा राष्ट्र संसाधन कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच में, यानी समुद्री जल, यानी जल मार्ग में, यानी कह सकते हैं कि समुद्री तट के 22.2, यानी लगभग 22 किलोमीटर के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाएंगे, चाहे वो तेल हो या फिर किसी भी प्रकार के खनिज हो, वो राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है।
ठीक है। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। इन साधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो तट रेखा यानी किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के दूर 200 समुद्री मील सॉरी ठीक है 200 समुद्री मील के अपमार्जक क्षेत्र यानी जिसको अपमार्जक क्षेत्र बोलते हैं, जैसे 200 किलोमीटर से खुले मैदान, ठीक है सॉरी 200 किलोमीटर के खुले समुद्र के परे के बाद जो होते हैं ना वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसका इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बिना सहमति का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तट रेखा के, ठीक है, वहाँ किसी भी तट रेखा किसी भी देश की तट रेखा के 200 किलोमीटर तक के बाद की जो खुला समुद्र है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इनके बाद जो पाए जाते हैं संसाधन उसका उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी पड़ती है। चलिए अब आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। ये तो हो गया था। अब देखिए विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, संभावित संसाधन। पहला क्या संभावित संसाधन, या वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। ये वे संसाधन होते हैं जिसका कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है या किसी न किसी प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन इसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, वह संभावित संसाधन कहलाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा है, राजस्थान और गुजरात में क्या पवन ऊर्जा है लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। इस ऊर्जा से क्या विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, अभी तो सूर्य प्रकाश है, इसको सोलर प्लेट के माध्यम से, सौर पैनल के माध्यम से हम बहुत सारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन सही रूप से अभी नहीं किया जा रहा है। ये क्या, ये संसाधन तो है ये, लेकिन क्या है, संभावित संसाधन है, संभावित संसाधन यानी इसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये संभावित संसाधन कहलाते हैं। इसको हम साफ साफ परिभाषा कर दें तो वे संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, ये किसी न किसी राज्य या क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन इसका उपयोग में अभी नहीं लाया पा रहा है, नहीं जा रहा है। जैसे नदियों पे बने, जैसे नदियों का पानी सही रूप से इसका, जैसे नदियों में जो पानी पाए थे इसका हम लोग अच्छी तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन अभी वर्तमान समय में अच्छी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। फिर भी जल का तो उपयोग किसी न किसी रूप से किसी न किसी ढंग से किया जा रहा है लेकिन सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, ये भविष्य में इनका किया जा सकता है। ठीक है, अब विकसित संसाधन, ये वे संसाधन है जिसका संरक्षण किया जा चुका है। ठीक है, विकसित संसाधन का उपयोग, विकसित संसाधन की अगर बात करें तो ये वे संसाधन होता है जिसका संरक्षण किया जा सकता है, किया जा चुका है। कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में पता किया जा चुका है, उसकी मात्रा कितनी है, वह किस प्रकार की है, वह किस यानी उसकी गुणवत्ता क्या है, किसी न किसी रूप से मतलब सही प्रकार से उसको क्या पता किया गया है कि वह किस क्षेत्र में पाया जाता है, वह कितनी मात्रा है, उसका गुण क्या है। ठीक है, ये सभी उसका किया गया है। ठीक है, संसाधनों के विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता स्तर पर नहीं करता है, निर्भर करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। भंडार, भंडार का मतलब ये होता है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं परंतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण पहुंच से बाहर है। ठीक है, भंडार में शामिल होता है। जैसे उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्योग से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जल में क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने का मतलब ये है कि अगर जल क्या है, एक ज्वलनशील, यदि हाइड्रोजन क्या है, जल का दो अणु है, एक हाइड्रोजन है एक क्या है, ऑक्सीजन है। जल में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, आग जलाने का काम करते हैं, लेकिन जल में हाइड्रोजन अणु है ये क्या है, एक खुद आग के जैसा दहकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से क्या हम कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है एवं अन्य प्रकार से इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं लेकिन अभी वर्तमान समय में नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए इसे भंडार के अंतर्गत रखेंगे लेकिन इसका हम लोग भविष्य में जरूर रूप से जरूर हम कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। संचित कोष यह संसाधन भंडार का एक हिस्सा है जिनके उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा चुका है परंतु इसका उपयोग अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इसका उपयोग भविष्य में आवश्यक पूर्ति के लिए किया जाएगा। नदियों जैसे नदियों के जल के विद्युत पैदा
करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार जैसे बांध, जल, वन आदि संचित कोष है, इनके उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। हम अगर इनकी हम बात करें अगर संचित कोष की बात करें, यह वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग वर्तमान समय में भले हो रहा है, ठीक है, लेकिन सही रूप से इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे नदियों से क्या विद्युत जल विद्युत पैदा किया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका जल विद्युत पैदा नहीं किया जा पा रहा है। ठीक है, नहीं किया जा पा रहा है। इतना संचित कोष होगा, लेकिन भविष्य में इसको हम लोग कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये भंडारण का एक रूप होता है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक समझते हैं और आगे समझेंगे मृदा के बारे में इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब और चैनल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।